Hello dear students, myself Pramod Patar and students know me as a PRP Sir, Senior Physics Faculty, Motion Education Private Limited, Kota, Rajasthan. Today we are discussing paper JEE Main, official paper of NTA JEE Main, 25th July Shift 2. Okay. चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं 25 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर, जिसका पहला क्वेश्चन नंबर है, जिसमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई दो वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम मतलब एक्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वाई का मैग्नीट्यूड। सपोज दिस इज एक्स, ये हमने एक्स मान लिया। अब हमें बताना है कि एक्स माइनस वाई वेक्टर और एक्स प्लस वाई वेक्टर के अगर इनके बीच में इनका मैग्नीट्यूड n टाइम्स है, अगर इनके मैग्नीट्यूड n टाइम्स हैं तो हमें इनके बीच में एंगल बताना है, x और y के बीच में एंगल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, x प्लस y का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा। और चूंकि x इक्वल टू वाई है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू वाई है, क्योंकि x इक्वल टू वाई है। x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड लिखना है, अगर x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा। और चूंकि x इक्वल टू वाई है, चूंकि x इक्वल टू वाई है तो मेरे पास आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कोस थीटा। अब इसमें बोला हुआ है कि भाई जो x माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई, यानी कि मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि n इंटू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने के बाद x तो कट जाएगा, cos थीटा और n बचेगा, तो हमारा आंसर cos थीटा से थीटा की फॉर्म में और n की फॉर्म में आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू n की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास वही कंडीशन अप्लाई कर दी। तो इस कंडीशन से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy में x इक्वल टू वाई रख देंगे। अगर x इक्वल टू वाई रखने के बाद हमारी कंडीशन आ जाएगी, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देने से स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस थीटा आ गया। यहां से कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1 माइनस n स्क्वायर ना देकर के n स्क्वायर माइनस 1 दिया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। वो माइनस को अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूंगा तो यह बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस को आंसर के ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस n स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस n स्क्वायर माइनस 1। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन इज 1/6 व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड टू 62 डिग्री, द एफिशिएंसी गेट डबल्ड, एफिशिएंसी गेट डबल्ड। सोचो हीट इंजन है, हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6। सोचो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। यस, यानी कि अपने पास ये तो एफिशिएंसी आ गई शुरुआत की। कह रहा है कि एफिशिएंसी को डबल कर दिया जाए अगर, तो वो कब होगी एफिशिएंसी डबल, वो तब हो रही है जब इस टेम्परेचर को 62 डिग्री से रिड्यूस कर दिया, डिग्री सेल्सियस से। अब ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस भी है तो भी उसको डायरेक्ट माइनस यहां कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको केल्विन में लिखोगे माइनस करोगे तो भी वो डिग्री में से घटने के बाद सेम रहेगा, यानी कि -62 अपॉन TH, या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस TL अपॉन TH प्लस 62 अपॉन TH। ये सोचो ये क्या है, ओ ये तो ईटा है, इसको उठा के यहां रख दो, ये यहां रखा 2 ईटा बराबर ईटा प्लस 62 अपॉन TH।
तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ईटा बराबर 62/TH। इसका मतलब TH बराबर 6 × 62, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 2, 6 6 जा 36, 37, 372 आ गई। ये केल्विन में आया भाई आंसर, ध्यान रखना केल्विन में आया है ये आंसर। तो डिग्री सेल्सियस में कैसे लिखेंगे भाई, डिग्री सेल्सियस में लिखने के लिए 372 में से 273 माइनस कर देंगे, 12 में से 3 क्या है 9 बचेगा, 8 और 8 में से जा करके 7 कितने बचेंगे अपने, यहाँ पर 8 बचा और 6 बचा, 16 में से 7 गए 9 बच गए, तो 99 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे ऑप्शन इज 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2 सोप बबल हैं, एक R1 रेडियस का है और एक R2 रेडियस का है। इसकी रेडियस बेटे R1 है, एक और है जिसकी रेडियस है R2। ये दोनों ने मिलकर के एक बड़ा बबल बना दिया, जिसकी रेडियस मान लीजिएगा कुछ भी R3 दे रखा, वही हमें निकालनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। सोप बबल है, ध्यान रखो, तो सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा, लेकिन वैक्यूम में कंबाइन कर रहे, यानी कि वैक्यूम में कंबाइन कर रहे तो बाहर का प्रेशर P0 0 है, वैक्यूम में कर रहे तो बाहर का प्रेशर P0 0 है। तो अंदर का प्रेशर सरफेस टेंशन के कारण तो होगा, लेकिन सरफेस टेंशन के कारण तो अंदर का प्रेशर आता है 4 सरफेस टेंशन अपॉन R, 40/R या 4S/R कह सकते हैं। तो जब ये कंबाइन करते हैं ना बेटे, जब ये कंबाइन करते हैं तो कंबाइन कर करके ये बड़ा गोला बना दिया। और क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स, एयर के मॉलिक्यूल जितने भी इसमें होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स, क्या ये नंबर ऑफ मोल्स का सम तो सेम ही रहने वाला है, मोल कंजर्वेशन तो सेम रहेगा। इसका मतलब N1 प्लस N2 बराबर N1 और कितना टोटल मोल्स जितने भी आ गए N के बराबर, है ना। टोटल मोल का सम तो सेम ही रहेगा बड़े वाले के। अब सोचो PV बराबर nRT, ध्यान दो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब PV बराबर nRT के हिसाब से हमारा T कांस्टेंट हो गया। इसमें तो H को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं P1 V1 अपॉन RT, क्या लिखेंगे P2 V2 अपॉन RT, क्या इसको लिखेंगे P3 V3 अपॉन RT। छम्मा उड़ गए। P1 कितना सरफेस टेंशन के कारण होगा भाई प्रेशर, भले ही वैक्यूम में रखा हो, ध्यान रखें। इसका मतलब क्या ये 4 इंटू सरफेस टेंशन S अपॉन R1 होता है, और क्या वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4S अपॉन R2 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर 4S/R3 4/3 पाई R3 क्यूब। क्या 4 पाई और 4S छम्मा कट गए, और ध्यान दे 3 भी उड़ गया, और R1 से एक R1 कट जाएगा बेटे, R1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ R2 स्क्वायर बचेगा, ऐसे ही यहाँ R3 स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब R3 बराबर क्या बन गया, R3 बराबर तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बन गया। अच्छा, इसका मतलब ऑप्शन तो मेरा 2 वाला आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बैलून है जो ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लो जी ऊपर पहुंचाओ, ये रहा बैलून जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून।
इसमें से एक बैलून से ड्रॉप कर दिया। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट वर्ड, ड्रॉप करा लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं लेनी, क्योंकि ड्रॉप करने वाली चीज में से जिसमें से ड्रॉप कर रहे हैं वो खुद चल रही, तो उसके साथ वेग ट्रांसफर हो जाता है, वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, तो वेलोसिटी इसकी भी 10 होगी, और 10 तब तक 10 रहेगी जब तक कि वो वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी, जीरो नहीं होगी तब तक वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ऊपर जाता दिखेगा वो ग्राउंड के फ्रेम से। अब कह रहा है कि बैलून इट वाज हाइट ऑफ 75 मीटर, बैलून बेचारा पहले से 75 पर है, ये लो जी बैलून की हाइट 75 मीटर है, बैलून की हाइट 75 मीटर है, 75 मीटर। अब ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ऑब्जेक्ट घूम करके ऐसे आता है तो आपको बताना है ये कितनी ऊंचाई पर और चढ़ गया। जितने समय में ये आया, जितने समय में ये आया होगा, क्या उतने समय में ये ऊपर चढ़ गया होगा? कितना ऊपर चढ़ गया होगा वो तो समय निकालने से पता लगेगा। मान लो जितने समय में लगा, ये टी निकाल लेते हैं। अब इस टी को निकालने में कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे तरीके से आप सोच सकते हो कि भैया टी कैसे निकाला जाए, बहुत सारे तो क्वाड्रेटिक बना लो, सिंपल तरीके से आप मैं बताता हूँ। सोचो ये टाइम कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, मैंने मान लिया ये वाला टाइम की बात कर रहा हूँ, t1। क्या इसकी स्पीड u है, क्या यहाँ पर आता है स्पीड 0 हो गई, ठीक है। क्या ये मान लो मैं इसका हाइट को x लिख दूं, इतनी को मैं सब चीजें निकाल लेता हूं, तो ध्यान देना t1 u/g यानी कि 10/10 में बिना क्वाड्रेटिक के करना चाह रहा हूं इसको, 1 सेकंड तो ये लग गया। x बराबर कैसे निकालेंगे, x बराबर 1 सेकंड में कितनी x चला, एक सेकंड में कितनी x चला, आप चाहो तो एक सेकंड में जितनी x होगी, क्या ये x इतना यहां तक कितना भी आएगा, तो 1 सेकंड लग गया ये चूंकि 1 सेकंड लग चुका है, चूंकि 1 सेकंड आ चुका, चूंकि 1 सेकंड लग गया तो वेलोसिटी जीरो, चाहे तो ऊपर जाने की हाइट निकाल लो या नीचे आने की निकाल लो, 1 सेकंड में वो x तो निकल जाएगा, तो मैं x को डायरेक्ट निकाल लेता हूं, ऊपर से आते हुए मान लेता हूं हाफ g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 1 का स्क्वायर। क्या ये 5 मीटर हो गया x? अब आप चाहो तो नीचे से निकालोगे तो u10 लेना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी 0, x निकल जाएगा, थर्ड इक्वेशन लगा लो, या फिर सेकंड इक्वेशन में भी लगाओगे 10 इंटू 1 माइनस हाफ gt²। लेकिन मैंने ऊपर से मान लिया कि ऊपर से भी तो x आकर के x चलेगा, यहां से यहां तक भी, तो जब यहां से यहां तक आएगा तो भी x निकलेगा, तो थोड़ा सिंपल तरीके से 5 लिख दिया। अच्छा, इसका मतलब यहां तक की टोटल हाइट कितनी आ गई, ये हाइट कितनी आ गई, ये वाली जो हाइट है टोटल यहां से लेके यहां तक, क्या ये 80 मीटर होगी? यस। तो 80 मीटर में कितना समय लगा, टाइम t2 इन 80 मीटर। 80 मीटर में कितना समय लगेगा, क्या t बराबर √2h/g, 2h कितना 80, g कितना 10, तो क्या ये 4 सेकंड लग गया। कुल मिलाकर के इसको टोटल टाइम कितना लग गया, t बराबर t1 प्लस t2, 4 प्लस 1 बराबर 5 सेकंड। क्या ये 5 सेकंड का समय लगा? यस। चलो जी, 5 सेकंड का समय लग गया, तो ये आ गया हमारे पास 5 सेकंड। इस 5 सेकंड तक ये ऊपर गया, तो बैलून 5 सेकंड तक ऊपर गया, बैलून मूव्स टिल 5 सेकंड अप, ऊपर कांस्टेंट स्पीड से गया, ध्यान रखें। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी 10 इंटू 5, यस 50 मीटर ऊपर गया वो यहां से, और मान लीजिएगा ये 50 मीटर इतनी होगी t बराबर 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 50 मीटर ऊपर गया। तो ग्राउंड से कितना हुआ, ग्राउंड से तो ये हुआ ना भाई, अरे ग्राउंड से तो ये हुआ मेरे बच्चों 50 प्लस 75 हुआ, यानी कि फ्रॉम ग्राउंड बराबर क्या 75 प्लस 50 बराबर 125 मीटर हुआ। तो ग्राउंड से इसकी हाइट हो गई 125, इसका मतलब ऑप्शन हो गया 1, ऑप्शन हो गया 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बर बेस्ड है, जिसमें लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है, मतलब लैम्बडा पर मेटेलिक सरफेस पर इतने स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ
हमने उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, कोई रेडिएशन डाली लैम्बडा की। तो इसकी इक्वेशन आइंस्टीन की इक्वेशन के हिसाब से आप लिख सकते हो ई कितना ये, और वोल्टेज कितना 4.5। ये तो ये क्या होगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है बेटे एच बाई लैम्बडा माइनस फाई नॉट। फाई नॉट क्या वर्क फंक्शन, एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन सेम होता है, ये हम जानते हैं। तो दूसरे में हमने कहा कि उसकी वेवलेंथ को क्या कर दिया, प्रीवियस से डबल कर दिया, तो इसका वर्क फंक्शन हो गया 1.6 हो गया। तो ये 1.6 वर्क फंक्शन के साथ hc/2 लैम्बडा माइनस फाई नॉट। तो मेरे को अगर फाई नॉट पता लग जाएगा तो लैम्बडा थ्रेशोल्ड बतानी, तो थ्रेशोल्ड लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, और मुझे पता है फाई नॉट बराबर होता है hc/ लैम्बडा थ्रेशोल्ड, ये हमें पता होता है। ठीक, अच्छा तो देखो इनको दोनों को क्या कर लो माइनस कर लेते हैं, ये लो जी, ये फिलहाल उड़ गया इससे, तो ये आ गया 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बेटे इसमें से माइनस करेंगे तो hc/2 लैम्बडा। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि hc/2 लैम्बडा में हमारे पास hc/ लैम्बडा की वैल्यू आ गई 6.4, या ये भी कह सकता हूँ कि hc बराबर 6.4 लैम्बडा। जैसी भी जहाँ जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको यूज कर लेंगे। मान लो hc/ लैम्बडा की वैल्यू को मैंने उठा करके यहाँ रख दिया, तो मेरे पास फाई नॉट आ जाएगा, तो 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, है ना, और भाई माइनस के फाई नॉट, तो फाई नॉट मेरे पास आ गया 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या ये होगा hc/ लैम्बडा थ्रेशोल्ड के बराबर? यस। क्या hc की वैल्यू है 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्बडा, सॉरी 6.4 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा th निकालना है, और ये से 4 टाइम्स चला जाएगा, भाई ये 4 टाइम्स जाएगा, तो लैम्बडा th आ चुका है मेरे पास 4 लैम्बडा। तो 4 लैम्बडा का मतलब ऑप्शन हो गया इसमें 1। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फोर्स। तो जो फोर्स दे रखा है तो ये कांस्टेंट फोर्स है, इसका मतलब इससे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आ जाएगा। ये लो एक्सेलरेशन निकालना, तो बेटे फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। मास दिया हुआ है भाई 5 kg, तो ये 5 kg डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया अपना 40 I कैप प्लस 10 J कैप। क्या मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 8 I कैप प्लस 2 J कैप, ये आ गई, एक्सेलरेशन आ गया। अब सोचो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और मेरे से पूछा है 10 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन, t बराबर 10 सेकंड पर उसकी पोजीशन बतानी है। फाइनल पोजीशन क्या है, जबकि इनिशियल पोजीशन उसकी 0 है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, इट्स पोजीशन वेक्टर एट r t इक्वल टू 10 विल बी। तो सीधी सी बात है इसको डिस्प्लेसमेंट बताना है, सीधी सी बात है r फाइनल माइनस r इनिशियल, और ये चूंकि इनिशियल 0 है तो हमें s वेक्टर ही बताना है, ऐसा मान लीजिएगा, क्योंकि इनिशियल 0 है। तो सीधी सीधी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, क्या दिक्कत है। तो r फाइनल माइनस 0 u t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। तो r बताना है फाइनल पोजीशन, u की वैल्यू 0 है प्लस हाफ a की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी 8i प्लस 2j t स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे कट कर देंगे, है ना, इससे कट करेंगे, क्या कट कर दो 50, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो r फाइनल आ गया 400 I कैप प्लस 100 J कैप, यानी कि ऑप्शन आ गया 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो साफ साफ कह रखा डेल्टा एम की वैल्यू डेल्टा है, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू ए के बराबर है। तो इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू बतानी इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटे प्रिज्म के लिए फॉर्मूला, फेमस फॉर्मूला सभी जानते हैं, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 बराबर हो जाएगा
ए प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये लो जी साइन 2a/2 इनके 2 से 2 कट गया तो साइन ए अपॉन साइन a/2। सोचो नीचे a/2 तो ऊपर भी a/2 बना लो, फॉर्मूला लगा लो 2 साइन a/2 cos a/2 अपॉन साइन a/2। छम्मा छम्मा, तो यहां से आ गया 2 cos a/2, यानी कि इस 2 को इधर लिया हो, इसका मतलब cos a/2 की वैल्यू क्या आ गई, μ/2। तो a/2 की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स μ/2। यहीं से हम कह सकते हैं a बराबर आ गया 2 cos इनवर्स μ/2। ऐसा ऑप्शन कोई तो मैच कर रहा होगा, यस 2 ऑप्शन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में ACR चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस टू 20 वोल्ट, दिस इज टाइम टेकन द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू। भाई सीधा सा फंडा है, अगर आपके पास R वाला सर्किट है लेकिन AC ध्यान रखे AC है भाई, 10 ओम भले ही हो, AC है कितने का 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का है। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे दी और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई इंटू 50। तो ये हमने चीजें पहले ही निकाल ली, इतने रेडियन पर सेकेंड। अब क्या कह रहा, ये कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू के लिए मुझे पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, इसलिए वोल्टेज और करंट को सेम फेज में रखने के लिए ये वाली इक्वेशन इसकी लिखी जा सकती है। तो जिस समय I की वैल्यू I नॉट होगी, मैक्सिमम करंट है ना, ये बोला कि चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू, मतलब I नॉट से कहां तक RMS, यानी कि RMS का मतलब I नॉट बाई √2 तक जाने में कितना समय लगा। सोचो I नॉट तक कितना समय जा रहा है, साइन 100 पाई टाइम लगा t1, तो I नॉट से I नॉट यहां बचेगा क्या, 1 बचेगा। 1 का मतलब साइन 90 का मतलब π/2। इससे क्या फायदा हुआ भाई, इससे ये फायदा हुआ बेटे कि मैं t1 निकाल लूंगा। तो कितना आएगा, t1 बराबर π/2 अपॉन 100 पाई। छम्मा, तो ये आ गया मेरे पास 1/200 टाइम लगा। लेकिन अब ये कह रहा है कहां से कहां तक, जब ये I नॉट बाई √2 है, RMS वैल्यू को अब मैक्सिमम अपॉन √2 लिख देते हैं। जब ये I बाई √2 है तो I नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी 100 पाई, लेकिन टाइम लग गया t2, इतनी वैल्यू करंट चेंज होने में, है ना। ये इक्वल साइन है भाई, ठीक है भाई। तो ये इक्वल लगाना भाई, कभी सोचो कि नॉट इक्वल है। ये छम्मा 1/√2 बच गया, 1/√2 साइन 100 पाई 2। तो यहां से क्या हुआ, ओए इसमें 1/√2 आ गया, ठीक है। ये कितना साइन 45 का मतलब π/4 का मतलब इससे कट जाएगा तो 100 पाई t2, 100 पाई t2, तो π/4 इक्वल टू 100 पाई t2। छम्मा, तो t2 आ गया 1/400। तो आपसे पूछा है कि भाई कितना समय लग रहा है। सोचो ये तो 0.5, ये 0.25, ये कितने के बराबर है। आप ये कह सकते हैं t1 माइनस t2 बराबर 1/200 माइनस 1/400 बराबर 1/400 सेकंड। तो ये आएगा 0.025 सेकंड। क्या मैं इसको लिख सकता हूं
पॉइंट इसको डिवाइड करेंगे ना 0.4 पॉइंट एक और जीरो आ जाएगा, ए लो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2.5 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ओके, 10 की पावर -3 सेकंड, या मैं कह सकता हूं 2.5 मिली सेकंड, 2.5 मिली सेकंड, ऑप्शन आ गया 1। चलिए ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स में वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। हमें इसमें टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है, बेसिकली रिटार्डेशन पूछा हुआ है। तो रिटार्डेशन पूछा हुआ है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को क्या करना है, पहले वेलोसिटी तक तो पहुंचे। तो वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए मेरे पास फंक्शन का तरीका क्या होता है बेटे, उसके लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, टी की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ये टी और एक्स का फंक्शन दिया हुआ। अगर आप डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे, अगर आप dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो बेटे ये तो 1/v है, ये तो 1/v है। क्या ये 2mx प्लस n है? अच्छा, यानी कि v बराबर आ गया 1/2mx प्लस n, और एक्सेलरेशन का मतलब dv बाई dt लिख दूं अगर, तो इसको मेरे पास x का फंक्शन है, हालांकि चेन रूल लगा लूंगा मैं, तो -1/2mx प्लस n का होल स्क्वायर। इसको मैंने t मान लिया फिलहाल x को, तो उसको t मान के कर देंगे, तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, है ना। इसको पूरे को क्या मान लिया, t मान लिया, है ना। तो उसके डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m dx बाई dt, ये क्या बना, ये अगेन क्या बन गया v, लेकिन ये क्या बना, ये बन गया v स्क्वायर, यानी कि -2mv क्यूब। ये v स्क्वायर है, वो v है, तो 2mv क्यूब। रिटार्डेशन पूछा था, रिटार्डेशन भी है, माइनस आ रहा, लेकिन कौन सा ऑप्शन बैठ गया, 2 ऑप्शन बैठ गया। चलिए अगेन काइनेमेटिक्स का ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है ये, वेयर अल्फा बीटा कांस्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 and 2 सेकंड। सिंपल सा फंडा होता है बेटे, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर दे दिया। देखो ध्यान से देखो, अगर ये अल्फा बीटा को पॉजिटिव कांस्टेंट रखें तो टी कि किसी भी वैल्यू के लिए वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, यानी कि कहीं पे भी ये रिवर्स डायरेक्शन नहीं मारेगा, पलटी नहीं मारेगा। इसका मतलब वेलोसिटी हमारी सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रख देंगे, यानी कि dx बाई dt अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो dx बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और पूरे में ले लेंगे डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे। टी बराबर 1 से लेके 2 तक, x इनिशियल से x फाइनल, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस हो जाएगी। इस केस में स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रहा है, कहीं पलटी नहीं मार रहा, वेलोसिटी जीरो नहीं, यानी कि ये मेरे पास x फाइनल माइनस x इनिशियल आ गया। तो ये अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दी 1 से 2, तो कितनी आ गई डिस्टेंस, ये आ गई बेटे अल्फा टी की जगह रखा 2 का स्क्वायर, है ना, बाई 2 और प्लस बीटा 2 का क्यूब बाई 3 माइनस फिर अल्फा 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बीटा 1 का क्यूब बाई 3, ऐसे लिख देंगे, लिमिट रख दी। तो एक तो ये कट गया 2 अल्फा, है ना, और एक ये अल्फा बाई 2, तो कितना बच गया अल्फा बाई 2 यहाँ से, तो ये आ गया 1 अल्फा 2 अल्फा, और ये अल्फा बाई 2, तो कितना गया 3 अल्फा बाई 2, और ये 4 हो गया, और बेटे ये कितना आ गया 4 माइनस 1 3, और चूंकि ये प्लस हो जाएगा इससे, ये वाला यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो 4/3 माइनस के 1/3, तो 4/3 माइनस 1/3 जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3/3, और ये बन गया 2 का 8 बन जाएगा भैया, यहाँ पे 8 बनेगा ना, ये 2 है, ये 2 है, 8/3 माइनस 1/3 क्या 7, क्या 7/3 बीटा। ये ऑप्शन आपका डिस्टेंस का आ गया, यानी कि ऑप्शन आ गया 2। ओके
चलिए यूनिट एंड डायमेंशन का सिंपल क्वेश्चन। तो जो डायमेंशन ऑफ ए डी बी डी, यानी कि पहले तो ए की डायमेंशन निकालो। सोचो ए की डायमेंशन किसके बराबर होगी? ए की डायमेंशन वही होगी जो एफ की होगी, और एफ की तो हमें याद ही रखनी होती है बेटे, एम एल टी माइनस 2। सोचो बी एक्स की वही डायमेंशन होगी जो एंगल की होती है, और एंगल की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। एंगल की डायमेंशन डायमेंशन लेस होती है। तो एम एल एम जीरो एल जीरो टी जीरो कह सकते हो, 1 कह सकते हो, या फिर कि एक्स की बी की डायमेंशन वही होगी जो 1/x की आएगी। बी की डायमेंशन वही होगी जो 1/x की, यानी कि 1/x की डायमेंशन, और बेटे ये l-1। तो 1/x की डायमेंशन क्या है भाई? क्योंकि x क्या दे रखा? डिस्प्लेसमेंट, तो ये l-1 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं b के बाद d की। सोचो d की डायमेंशन तो टाइम के हिसाब से निकल जाएगी, यानी कि dt की डायमेंशन भी 1 लिख दो, तो यानी कि d की डायमेंशन 1/t के बराबर आ जाएगी, और आप कह सकते हैं t की डायमेंशन आ जाएगी t-1, d की डायमेंशन t-1। अब यहां रख दो भाई a d/b, यस, m l t-2, d की डायमेंशन t-1, b की डायमेंशन l-1, यानी कि m l2 t-3, ऑप्शन आ गया 2। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? देखिए, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड v, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे दी v। क्या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता होता है हमें? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है h/p ऑफ इलेक्ट्रॉन, या h/mv लिख सकते हैं। दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि फोटोन के लिए तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन फोटोन का मोमेंटम लिख सकते हैं h/p ऑफ फोटोन, या h/p ऑफ फोटोन। क्या एनर्जी अपॉन सी, या एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में अगर लिखेंगे, एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एनर्जी अपॉन सी कर देंगे तो भी लिख देंगे। तो इसकी जो कैलकुलेशन है उसमें इसमें एक बात दी कि हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसमें सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि ये और ये सेम देनी, लेकिन आंसर V में और C में देना, आंसर V में और C में देना, आंसर V में और C में देना, ध्यान रखना। तो यानी कि हमें ठीक है, यहां पर तो ये mv, ये v है बेटे, mv, तो मोमेंटम इसे लिख दिया, लेकिन इसके लिए मोमेंटम m/c नहीं लिखते, फोटोन का मोमेंटम लिखने के लिए एनर्जी अपॉन c कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और फोटोन का सेम दे रखा, तो h/p ये सब दे रखा है, ये कट जाएगा, दोनों के मोमेंटम हमने सेम कर दिए, तो मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी अपॉन c, ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो यहां पर ये 2m काइनेटिक एनर्जी है ये, और स्क्वायर कर दे दोनों तरफ का। स्क्वायर कर देने पर, ध्यान से देखो, स्क्वायर कर देने पर काइनेटिक एनर्जी और फोटोन की एनर्जी से हमारे पास रिलेशन आ गया ये। तो एक ई को नीचे ले आए, तो ये एक ई को नीचे लाने पर एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन सी स्क्वायर और 2m को नीचे लेके रखा गए। ध्यान दे, ई अपॉन सी, बेटे ई अपॉन सी को हमने फोटोन का मोमेंटम कहा, pH। तो यहां से ई अपॉन सी को pH लिख दिया, ये रहा। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा होगा बेटे, फोटोन का मोमेंटम बराबर किसके? इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के है। इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? m/v लिख सकते हैं। तो उससे मेरे पास ये जो n इनका रेशियो आया वो आपका mv/2mc, या फिर ये कह सकता हूं m से m कट जाए तो v/2c। और मेरे से यही पूछा था कि दोनों की एनर्जी का रेशियो बताइए। ध्यान से देखो, दोनों की एनर्जी का रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन, इसलिए मैंने उनको डिवाइड किया। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोनों के यानी कि कैलकुलेशन का खेल है, तो कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से हैंडल करनी है। ओके, चले जी, 2 आयन्स है, 2 आयन है बेटे, हैविंग सेम मास सेम चार्ज इन द रेशियो ऑफ दिस, तो दे आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई 2 चार्ज को फेंक दिया, तो उनके सर्कुलर पाथ बनेंगे, एक का छोटा बड़ा कुछ भी बन सकता है, सर्कुलर पाथ बनते हैं पता है। तो उनके चार्जेस, ध्यान दे, Q1 और Q2 का रेशियो 1/2 दे रखा। दे आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देयर स्पीड रेशियो, स्पीड का रेशियो v1 v2 2/3। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर
ट्रेजेक्टरी, क्या जिस मैग्नेटिक फील्ड में गई वो दोनों के लिए सेम है? यस। और इसने बोला सेम मास, मास भी सेम है। तो सोचो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता था भाई? क्या रेडियस का फॉर्मूला होता था mv अपॉन qb। तो मास और ये तो सेम है, तो यानी कि r1 अपॉन r2, कोई मुश्किल काम नहीं है, q2 बाई q1 इंटू v1 बाई v2। सोचो q1 बाई q2 1/2, तो q2 बाई q1 2/1 और v1 बाई v2 2/3। क्या ये आंसर 4/3 होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, 4/3 ऑप्शन नंबर 1। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर ये जो पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है इस पॉइंट पर दिया हुआ है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब इसके रेजिस्टेंस यहाँ 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 और बेटे यहाँ 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 यहाँ, तो ये वाला हिस्सा आधा आधा हो गया। इसने बोला 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, द गिवन पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम व्हेन दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मिडिल ऑफ द पॉइंट। मिडिल में आ गया तो क्या यहाँ पर 5 ओम आ गया? क्या यहाँ पर भी 5 ओम आ गया? दोनों तरफ से 5 ओम का रेजिस्टेंस में आ गया, दोनों दो हिस्से कर दिए इसके। अब आपसे बोला है कि 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताना। सोचो 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज वही होगा जो 2 और 5 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है भाई? ये तो होता है 5 × 2 डिवाइड बाई 5 + 7। क्या ये 5 + 2, क्या ये 10/7 आ जाएगा? क्या ये 10/7 आ जाएगा? 10/7, क्योंकि 5 + 2 आ गया। तो जो 10/7 में वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या वही 2 में होगा, वही 5 में होगा? यस। वोल्टेज डिवाइडर लगाओ, आंसर निकालो। तो वोल्टेज डिवाइडर लगा करके टोटल वोल्टेज 20 है इंटू 10/7 अपॉन कितना? 10/7 प्लस ये वाला 5 भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 200 डिवाइड बाई 7 और भाई 45/7, 7 से 7 गया, ये 45 है, यानी कि 200 डिवाइड बाई 45 कितना भाई? कितना भाई? कितना भाई? देखो भाई 5 से गया भाई 9/9 भाई, बोलो जी 40/9, यानी कि ऑप्शन आ गया 3। ओके, चलिए ऑप्टिक्स पर बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें एंगल दिया हुआ है कि किसी एंगल थीटा पर कोई लाइट रे आई, कोई लाइट रे थीटा जो इस एंगल थीटा पर आई है, तो यहाँ पर ये TIR दिखा रखा है। तो कह रहा है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि ये TIR हो। अब ध्यान दें कि ये थीटा मैक्सिमम कब होगा? अगर थीटा डैश मैक्सिमम होगा तो थीटा भी मैक्सिमम हो जाएगा, और थीटा डबल डैश की वैल्यू देखो क्या है? थीटा डैश की वैल्यू क्या है? क्या थीटा डैश की वैल्यू है 90 माइनस थीटा डबल डैश। सोचो अगर थीटा डबल डैश मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, यानी कि इफ थीटा डबल डैश मिनिमम तो थीटा डैश मैक्सिमम, थीटा डैश मैक्सिमम तो थीटा मैक्सिमम। तो थीटा डबल डैश मिनिमम कितना हो सकता है TIR होने के लिए? सो 4 TIR थीटा डबल डैश मिनिमम क्या C के बराबर हो सकता है? क्रिटिकल एंगल C के बराबर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा डबल डैश बराबर साइन C बराबर 1/μ, यानी कि 1/4/3। तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा डबल डैश इक्वल टू 3/4। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो इस केस में अगर अपना थीटा निकालेंगे तो अपना भी मैक्सिमम आएगा। अब मैं अगर यहां स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो 1 × साइन थीटा यहां पर लगाता हूं, 1 × साइन थीटा बराबर क्या 4/3 साइन थीटा डैश लिखूंगा। यस, अगर साइन थीटा डैश की वैल्यू मेरे पास आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो साइन थीटा डैश की वैल्यू क्या है? 90 माइनस साइन थीटा, तो उसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू 4/3, क्या इसको 90 माइनस थीटा डबल डैश लिख सकता हूं? यस। क्यों? मुझे थीटा डबल डैश की वैल्यू पता है। कितनी पता है? सोचो, साइन थीटा 4/3 कोस थीटा डबल डैश। क्योंकि मेरे पास साइन थीटा डबल डैश है तो मैं इसका ट्रायंगल पूरा कर लूं। अगर मैं देखूं ये 3 है, ये 4 है, तो 16 माइनस 9 7 को √7 बचेगा। ये √7 बच गया। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कोस थीटा डबल डैश इक्वल टू कोस थीटा डबल डैश इक्वल टू कितना? 3/4 था और ये अपना √7/4 हो जाएगा बेस अपॉन
हाइट, अगर मैं इसको थीटा डबल डैश लिख दूं तो बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यह जाएगा √7/4, तो वहां रख दो उसको, यानी कि साइन थीटा बराबर 4/3 कोस थीटा डबल डैश की वैल्यू आ गई √7/3, तो √7/4 आएगी। इस 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास अगर मैं देखूं ध्यान से तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई है कितनी, √7/3, यानी कि थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स √7/3, तो ये इसकी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मेरे पास इसका ऑप्शन आ गया, ये वाला 2 ऑप्शन आ गया। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में अपने को एक पोटेंशियोमीटर दे दिया है और यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है। सोचो यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, तो हमारे पास ये जो जितनी वैल्यू आती है, ये जितनी भी वैल्यू आती है वो k इंटू एक्स निकाल करके इस पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा E1। तो क्या मैं डायरेक्ट जानता हूं कि E1 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, क्या E1 की वैल्यू को लिख सकता हूं k इंटू कितनी लेंथ दे रखी, कितनी लेंथ, द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट अरेंजमेंट, द बैलेंसिंग लेंथ AC इज 250 मीटर, 250 मीटर। क्या जब यहाँ पे बैलेंस करेगा, ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो इसी के बराबर आएगा ना, है ना। अब ये कह रहा है कि व्हेन गैल्वेनोमीटर कनेक्शन इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2 पॉइंट, इसको उठा करके यहाँ की बजाय यहाँ कर दिया, कनेक्शन को यहाँ कर देंगे तो अब इन दोनों सेल का पोटेंशियल देगा, ये कितना हो जाएगा E1 + E2, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना दे देगा E1 + E2, तो E1 + E2 किसके बराबर आ जाएगा भाई, k इंटू, अब कितनी लेंथ आ रही, शिफ्टेड टू द बैलेंसिंग पॉइंट 400 सेंटीमीटर, तो दोनों को डिवाइड कर लो और आपको E1 E2 का रेशियो मिल जाएगा। ये क्या k क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते थे, याद करो 0.05558 है ना, 8 से इधर मल्टीप्लाई किया, 8E1 बराबर 5E1 + 5E2, क्या 3E1 = 5E2, और क्या E1/E2 की वैल्यू 5/3 है, यस, इसका मतलब 5/3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाइपोल पर बेस्ड बहुत प्यारा सवाल दिया हुआ है, जिसमें ये दिया हुआ है कि बेटे 2 डाइपोल है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट C ले लिया, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 और एक इधर भी आएगा E2, उनका रिजल्टेंट जो आएगा E नेट, वो E नेट उसने दे रखा है कि 37 डिग्री पर है, इसने 37 डिग्री पर दे दिया। तो अगर 37 रेशियो ऑफ P1/P2, ध्यान दो क्या मैं लिख सकता हूं, ये क्या इस वाले डाइपोल की एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन के लिए 2kP1 अपॉन यहां तक की डिस्टेंस ले ली r3, यहां तक की डिस्टेंस मैंने मान ली r3 है, r है, ये इसका डाइपोल इधर हो गया है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की P2 की, ये P2 की और इधर P1 की। तो बेटे जब नेगेटिव से पॉजिटिव P2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा, E2 अपोजिट होता है इसके, तो ये कितने के बराबर आएगा, ये आएगा भाई kP2/r3। दोनों का रेशियो ही क्या है, 1037, लो जी 1037 बराबर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि kP2/r3 और kP1/2kP1/r3, ये छम्मा 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 छम्मा, और 1037 होता है बेटे 3/4, और ये आएगा P2/2P1, कैसे कट जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या मेरे पास लिख सकता हूं P2/P1 = 3/2, और आंसर पूछा है P1/P2, तो P1/P2 क्या बन गया भाई, P1/P2 बन गया भाई 2/3/2/3, यस, तो ऑप्शन आ गया 2, है ना। चलिए ऐसा चमका क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का याद करो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना फॉर्मूला होता था, हाफ के ए स्क्वायर, के को भी आप ये लिख सकते थे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। तो कह रहा है कि जब वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम करते समय जब वो a/2 पर है, a/2 पर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कितने फ्रैक्शन के बराबर है, ये पूछा हुआ है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा। सोचो किसी भी इस पर काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है, यस। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स 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 a/2 का स्क्वायर, यानी कि अपने पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4 कितना आ जाएगा भाई 3a स्क्वायर बाई 4 है ना, स्क्वायर बाई 4 में से ए स्क्वायर में से इसे घटाएंगे, स्क्वायर बाई 4 को 3a स्क्वायर बाई 4 बचेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 3/4 इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हाँ 3/4 टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का 3/4 फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा a/2 पर, यानी कि ऑप्शन 3/4, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए कैपेसिटर पर बेस क्वेश्चन है, वैसे तो फॉर्मूला हमें इसके लिए याद रखना होता है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है कि कैपेसिटर की प्लेट है, इन पर चार्ज जो है QF है, ये चार्ज है QF, और अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो बेटे डाइलेक्ट्रिक भरने पर इस पर बाउंड चार्ज इंड्यूस चार्ज हो जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस है अगर तो इंड्यूस चार्ज प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है अगर तो यहाँ पे प्लस आता है, तो ये इंड्यूस चार्ज की सिग्मा डेंसिटी आ जाती है। अपने अंदर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, अपने अंदर डाइलेक्ट्रिक कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं कर पाता। जीरो कौन कर पाता है, कंडक्टर कर लेता है, कंडक्टर नहीं कर डाइलेक्ट्रिक नहीं कर पाता। जितने फैक्टर से डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर लेता है वो फैक्टर क्या कहलाता है, वो फैक्टर कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली ये जो E एक्सटर्नल, अगर मैं बात करूं E एक्सटर्नल जितना भी है, मान लो E एक्सटर्नल कितना है, E एक्सटर्नल जो बाहर से हमने अप्लाई किया वो E नोट के बराबर है, वो E नोट के बराबर है, कुछ भी एक्सटर्नल अप्लाई किया हुआ। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आ गया, एक एक्सटर्नल आ गया, एक इंड्यूस आ गया, इंड्यूस। तो E एक्सटर्नल मान लो E नोट है, तो E इंड्यूस इसके अंदर आ, तो E नेट जो आएगा ना, तो जो E नेट आता है वो E एक्सटर्नल अपॉन E नेट, क्योंकि E नेट तो कम हो जाएगा, उसी का रेशियो K कहलाता है। अब ये जो E एक्सटर्नल है ये तो हमने अप्लाई किया हुआ, E एक्सटर्नल तो हमने अप्लाई किया हुआ है। और बेटे जब मैं बात कर रहा हूं कि E नेट कितना है, E नेट कितना है, तो ध्यान दें E नेट की अगर मैं बात करूं, क्या E नेट का मतलब हो गया E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस, जितना भी इसमें इंड्यूस हुआ होगा हो ना, तो नेट की तो बचा। और ध्यान दो कि E एक्सटर्नल जो होता है बेटे होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इसके अंदर प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, तो E एक्सटर्नल तो आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसमें ध्यान रखना है कि भाई देखो E नेट क्या आ रहा है, E नेट आ रहा है, ये तो आ रहा था कितना E अपना, ये सिग्मा लिख सकते हैं इसको आप, ये देखो E एक्सटर्नल को लिख दिया हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये K के बराबर है, और E नेट, तो इनके E नेट क्या बन गया, E नेट बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बच गया, तो इसको लिख दूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, ये बच गया। अब ध्यान देना मेरे को तो इंड्यूस चार्ज की बात करनी, अगर मैं इंड्यूस चार्ज की बात करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट तो उड़ा दो, तो इंड्यूस बराबर आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन K। इंड्यूस चार्ज कौन सा था, इंड्यूस चार्ज था QB वाला, तो सिग्मा इंड्यूस तो QB के कारण है ना, तो यहां लिखेंगे QB अपॉन A, और ये लिखेंगे QF अपॉन A, 1 माइनस 1 अपॉन K, क्या A से ये कट गया, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन गया, QB इक्वल टू
QS 1 माइनस 1/k। यस, ऑप्शन कौन सा बना? 1 बन गया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कंसिडर ए प्लैनेट इन सम सोलर सिस्टम विच हैज ए मास डबल द मास ऑफ अर्थ, डेंसिटी इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। यानी कि जब अर्थ की बात कर रहे हैं, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहां पर वेट कितना है? W, वो होता है mg, m इंटू जी। सोचो m ये हो गया, g कितना होता है? gm/r²। मास कितना? अर्थ का। अब दूसरे प्लैनेट पर आ गए, ये क्या है? प्लैनेट। इस प्लैनेट का मास 2m दे रखा, लेकिन इसकी रेडियस नहीं पता, r' मान लो। तो इस पर वेट कितना होगा? W'। क्या m इंटू, इसके लिए g इफेक्टिव कितना आ जाएगा? g इंटू 2m/r' का स्क्वायर। अभी r' निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो ध्यान देखें, m बराबर क्या होता है? m बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³। और उसके लिए क्या बन जाएगा? 2m बराबर डेंसिटी सेम दे रखी 4/3 पाई r'³। दोनों को डिवाइड कर लो, क्या आ रहा? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो मेरे पास, मुझे देखने से समझ में आ रहा कि r' की वैल्यू जो आ रही, वो 2 की पावर 1/3 इंटू r आ रही। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। r' की वैल्यू, तो उसे उठा के यहां रख दो, उसे उठा के यहां रख दो। तो m इंटू जी इंटू 2 इंटू अपॉन, ये m अपॉन बेटे 2 की पावर कितनी, तो यहां से 4/3 पाई r³ था, ठीक है, और ये 4/3 पाई r, ठीक है। तो यहां पर r' की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 1/3 और उसमें r और उसकी पावर 2। तो क्या बना? g, ये बना बेटे m इंटू जी m 2/r²। ये तो अपना w बन गया। 2 की पावर 1 है, यहां से देखो ध्यान से, क्या ये 2/3 आएगी? 1 माइनस 2/3, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी इसमें से पावर, तो 3 माइनस 2, यानी कि कुल मिलाकर के तो w हो गया। तो w इंटू 2 की पावर 1/3 बचा, तो ऑप्शन आ गया 4। ओके, चलिए सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, है ना। ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जिसमें मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और पीक वोल्टेज ये दे रखी है। यानी कि मैसेज सिग्नल का पीक वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज दे रखा है 20 वोल्ट एंड यूज टू मॉड्यूलेट द कैरियर वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिस, एंड पीक वोल्टेज ऑफ कैरियर दे रखा दिस इज 20। और बेटे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है, तो ध्यान रखना कि बेटे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? AM/AC। AM/AC, क्या 20/20 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे 1 यूनिट, कुछ होती नहीं, ठीक है। चलिए रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें न्यूक्लियर एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी दे रखी है। तो इट्स इनिशियल वैल्यू 30 ईयर्स, तो इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 ईयर्स, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दिस। मतलब जो 30 ईयर्स में इसकी इनिशियल वैल्यू का 1/8 रह गया, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि n0/8 जो है हो चुका है, दैट इज कितना था? n0 1/2 की पावर n। ये क्या? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कितनी बार वो डिसइंटीग्रेट हुआ, n0 से n0 गया, तो 1/2 की पावर 3 और बेटे 1/2 की पावर n, तो क्या n बराबर आ जाएगा 3। और n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है टोटल टाइम अपॉन t हाफ, टोटल टाइम अपॉन t हाफ। तो सोचो टोटल टाइम कितना दे रखा? 30, t हाफ आपसे पूछा हुआ है, है ना। t हाफ को t हाफ लिख दिया, तो t हाफ की वैल्यू आ जाएगी 30/3, यानी कि 10 साल में ये जो है आपका इसकी आधा रह जाता है ना। तो उसका हाफ लाइफ जो है 10 ईयर्स हो गई, तो 10 ईयर्स यहां पर फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में अपने को जो है डाटा दिया हुआ है, डाटा के हिसाब से सोल्व करना है।
तो एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक इनटू न्यूक्लियस ऑफ द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को ब्रेक कर रहे हैं। तो बेटे ध्यान रखना कि ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका जेड, ये इसका मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं बिल्कुल, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम भी दिया हुआ है, ये इसका प्रैक्टिकल मास है। लेकिन थ्योरेटिकल मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल मास के लिए इसमें कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ देंगे तो उसकी न्यूक्लियस का टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना, डेल्टा एम, कितना मास में कमी आई, जिससे कि हमें पता लग जाए कि उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जित वो मास में कन्वर्ट हो गया होगा तो डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट की वजह से ही वो जितना एनर्जी होगी उसके पास उससे बचा हुआ, तो उसने एनर्जी दे देंगे तो टूट जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई जेड इंटू एम पी, यानी कि एक प्रोटॉन का मास इंटू टोटल प्रोटॉन, ये क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना। तो ये अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इससे टोटल मास हमने ये दे रखा, ये दे रखा, ये भी दिया हुआ, ये आ जाएगा। तो ये अपना एल्यूमिनियम का मास जो प्रैक्टिकली दिया हुआ है वो, और ये थ्योरेटिकल मास है। इनका डिफरेंस ही क्या है हमारे पास, मास डिफेक्ट। और इसने खुद दिया हुआ है बेटे सवाल में, ध्यान देखें कि अज्यूम 1 यूनिट कोरस्पॉन्ड्स टू एक्स जूल। तो सोचो 1 यूनिट एक्स किसके बराबर है इसने के, तो इतने यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, इनटू दिस कर देंगे। तो इसको अपन ने 10 की पावर माइनस कन्वर्ट कर लिया, तो यहां से देखो कि लगभग इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, इसलिए यहां पर आंसर बैठ जाएगा 27। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में रोटेशनल का क्वेश्चन है, जिसमें सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी और बेटे इसका मास भी दिया हुआ, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत तो पड़ेगी इसमें। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा रिटार्डिंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डिस्क। तो टॉर्क तो कैसे निकालते हैं, टॉर्क तो कैसे निकालते हैं, आई इंटू अल्फा से। तो मतलब आई तो पहले निकालना ही पड़ेगा। देखो चूंकि अल्फा कांस्टेंट होगा तो फिर तो बड़ा आसान काम हो जाएगा, लेकिन अल्फा वेरिएबल होगा फिर कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। अब चेक करते हैं, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। एम कितना है भाई, 10 kg, और आर कितना है भाई 0.2 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया, 10 इंटू 0.2 बाई 2, यानी के इससे ये गया क्या, इसका मतलब ये हुआ, ये 2 से 2 गया क्या, इसका मतलब 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आई की वैल्यू ये आ गई, ये आई की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की बात करते हैं। बेटे कह रहा है कि 6 एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इनिशियल 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 60, यानी कि अपना आ गया छम्मा, ये आ गया 10, यानी कि आ गया कितना, और बेटे ये आ गया हमारे पास 20 पाई, कितना आ गया, 20 पाई आ गया, है ना भाई। 600 आरपीएम है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे पर मिनट का मतलब यानी कि 60 से डिवाइड करके सेकंड में आ गया, तो यूनिट आ गई हमारे पास रेडियन पर सेकंड। इसको रोक दिया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 0। कितने समय में इसको रोक दिया, 10 सेकंड में, तो क्या अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। ब्रिंग टू रोस्ट है ना, तो इसने कहा कि रिटार्डिंग, तो हमारा जो है 20 एंगुलर वेलोसिटी इतने अबाउट द नॉर्मल टू इट्स, ठीक है। चलो जी, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो फाइनली कितनी 0 आ गई जी, फाइनली तो कितनी आ गई, 0, फाइनली आ गई 0, यानी के 20 पाई माइनस अल्फा इंटू 10। माइनस अल्फा क्यों करा, क्यों, क्योंकि रिटार्डिंग है, तो अल्फा इक्वल टू 20 पाई डिवाइड बाई 10, यानी कि आ गया 2 पाई। अल्फा की वैल्यू 2 पाई आ गई। अब इसको उठा के यहाँ रख दो, ये कितना था भाई 0.2, अल्फा कितना पाया भाई 2 पाई, तो कितना आ गया अल्फा, तो आ गया 0.4, यानी कि अपने पास 4 पाई इंटू 10 की पावर -1,
क्या 4 पाई इंटू 10 की पावर -1 के हिसाब से सोचा जाए तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा होगा, है ना। चाहे तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, जितने समय में कितना एंगुलर मोमेंटम में चेंज हुआ, फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया, शुरू में एंगुलर मोमेंटम था, तो एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम करके भी उस टॉर्क को निकाल सकते हो। एंगुलर मोमेंटम अपना निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आई ओमेगा, तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी दिस, ये फंडा भी लगा सकते हैं, ये तो 0 ही हो गया अपना, फाइनल तो 0 ही हो गया, और ये अपना दे रखा है, तो यहां से भी निकालने में हमारे पास डायरेक्ट टॉर्क की वैल्यू वही आएगी, है ना। ओके, चलिए इस 5 नंबर के क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कितना रेजिस्टेंस दे रखा भाई, एक लूप है जिसका 16 ओम है। अगर इसको एक लूप से बना दिया ऐसे स्क्वायर में, तो क्या 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसके साथ बेटे एक बैटरी लगा दी, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा दिया 1 ओम का 9 वोल्ट। तो अपने को पूछा है कि मान लीजिएगा ये x है ये y, तो Vx माइनस Vy का आंसर क्या आएगा, डायगोनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो पहले, ये V ये कितना है, सारा काम हो जाएगा आसान। तो इसको निकालने के लिए सिंपल, इस पे मान लीजिएगा पोटेंशियल V है, तो बेटे इस पे V मान लेंगे, तो यहाँ पे करंट मान लीजिएगा कुछ भी आई है जो बाहर निकलती हुई ले ली हमने, तो V माइनस 9 अपॉन 1, है ना, इसकी जरूरत भी नहीं है, यहाँ से इसकी जरूरत भी नहीं है, तो V माइनस 9 अपॉन 1, V माइनस 0 अपॉन 4 कितने 12, V माइनस 0 अपॉन 4, ध्यान दो, V माइनस 9 अपॉन 1, V माइनस 0 अपॉन 4, V माइनस 0 अपॉन 12, ये हमने नोडल मेथड लगा दिया, नोडल या फिर KCL भी कह सकते हैं, ठीक है, KCL भी कह सकते हैं। तो इसको एलसीएम लेने के बाद हमारे पास V की वैल्यू आ गई 27/4, 27/4 आ गई। अब मुझे तो चाहिए क्या, करंट चाहिए, यहां से यहां तक करंट निकाल लो पहले, तो वोल्टेज कितना, यहां से लेके यहां तक अपॉन यहां तक का रेजिस्टेंस, ये वाला पूरा, इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो अपॉन 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर देने पास करंट आ गई। लेकिन अब मुझे केवल इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो सीधी सी बात है Vx माइनस Vi का डिफरेंस चाहिए, तो I इंटू केवल यहां तक का रेजिस्टेंस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/16 इंटू 8, तो यहां से मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 9/2 4.5, 45 टू 10 की पावर -1, यानी कि आंसर आ जाएगा 45। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ 10 की पावर -1 दे रखा, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से सोल्व करना। अब आपको डाउट हो सकता है कि सर डायगोनल तो ये भी है, बेटे इस डायगोनल के अलोंग भी यही आंसर आएगा, चाहे चेक कर लेना। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैज सेम नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब n इक्वल टू n/v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये सेम दिया हुआ, सेम दे दिया। डायमीटर ऑफ ए का डायमीटर दिया रखा बेटे, डायमीटर ऑफ ए D1 दे रखा है 10 एंगस्ट्रॉम, और डायमीटर ऑफ बी D2, है ना, डायमीटर ऑफ बी D2 दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम। 2 मॉलिक्यूल है, एक डायमीटर इतने का है और एक डायमीटर इतने का है ना, रिस्पेक्टिवली। दे सफर कोलिजन एट रूम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल ए टू दैट ऑफ बी, ए से बी में बिटवीन दो टू सक्सेसिव कोलिजन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस जब ये कोलाइड कर रहा है इससे, तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके होते हैं बेटे, लैम्बडा की वैल्यू होती है ये वाली, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ लैम्बडा, और ये 1/√2 पाई d² n होता है। ध्यान देना ये n क्या है, नंबर डेंसिटी, ये क्या है, नंबर डेंसिटी, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, नंबर डेंसिटी है, जिसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब कितने। डी क्या है, डी है बेटे डायमीटर, और उसमें क्या दिया हुआ, डायमीटर भी कांस्टेंट, डायमीटर अलग अलग दे रखे, नंबर डेंसिटी क्या है कांस्टेंट, और ये तो कांस्टेंट है ही, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डायमीटर, तो लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी बराबर DB अपॉन DA, तो सीधा सीधा सा फंडा है बेटे, और स्क्वायर भी है, तो यानी कि ये DB कितना दे रखा था 5, ये कितना दे रखा था 10, स्क्वायर करा छम्मा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, यानी कि आंसर आ गया 1/4, या फिर आप कह सकते हैं इसको डिवाइड करके बाद आ गया 0.25 या 25 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि ऑप्शन में 25 को फिल करना होगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, यानी कि यहां पर आपको 25
इंसर्ट करना होगा। ओके, चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन एसी वाले चैप्टर का है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक ये दोनों की पावर सेम दे रखी। इंपॉर्टेंट वर्ड, डिसिपेटेड पावर सेम दे रखी, डिसिपेटेड पावर सेम दी हुई, डिसिपेटेड पावर सेम दी, यानी कि हमें पता है भाई कि एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज पावर का फॉर्मूला एसी सर्किटों में होता है बेटे पी एवरेज इक्वल टू कितना, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर, ये होता है वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब जेड की वैल्यू आर हो जाएगी तो रेजिस्टेंस वाले सर्किट में तो वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर ही रह जाएगा। दोनों की पावर सेम करनी है, दोनों की पावर सेम करनी है, दोनों की पावर सेम करके एक रिलेशन निकल जाएगा, और रिलेशन निकल जाएगा उसी को हमें इस्तेमाल करना है। लो जी, इसको इस्तेमाल करते हैं। लो देखो यहाँ पर, देखो ये अपनी एवरेज पावर रेजिस्टेंस में, ये वाली दूसरे सर्किट में है। क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ वी आर एम एस से वी आर एम एस कट गया, आर स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 दे रखी। यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जेड बराबर आर। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये रेजोनेंस में आ गया सर्किट, रेजोनेंस में आ गया। रेजोनेंस में आने का मतलब क्या, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। डायरेक्ट कह सकता हूँ इस एक्सएल बराबर एक्सी को, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसने प्रूफ कर दिया, चलो यहाँ पर मैंने प्रूफ किया 25 अंडर रूट एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर पर 25, तो यहाँ से एक्सी बराबर एक्सएल ही आ गया है। इससे मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी। एल की वैल्यू देखी 0.1 हेनरी, सी की वैल्यू 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड ऊपर चला गया। सोल्व करने पर देखा ओमेगा इक्वल टू 500 आ गया। इसका मतलब हमारे पास आंसर में क्या बनेगा, ओमेगा की वैल्यू, उसने यही बोला व्हाट विल बी द सेम फॉर बोथ द सर्किट। तो फ्रीक्वेंसी पूछी थी उसने इसकी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी, 500 रेडियन पर सेकंड। ये भी ध्यान रखना भाई, रेडियन पर सेकंड में है तो हम 500 रेडियन पर सेकंड मतलब ओमेगा निकालेंगे। लीनियर फ्रीक्वेंसी होती, हर्ट्ज होती, साइकिल पर सेकंड होती, तो हम क्या निकालते, फिर हम एफ निकालते। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, वर्क वाले चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। फोर्स दिया हुआ है, डेफिनेटली इसमें फोर्स वेरिएबल है, y के साथ साथ वेरी कर रहा है, और y इक्वल टू 0 से 10 तक वर्क निकालना है। जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो क्या मुझे पता है कि वर्क बराबर f, y का फंक्शन है तो f dy, और बेटे y1 से लेकर के y2 तक की लिमिट, ये fy हो जाएगा टोटल। तो ध्यान दे, क्या मैं लिख दूंगा 5y प्लस 20 और dy, क्योंकि y के डायरेक्शन में जा रहा है तो वैसे तो f डॉट dy होता है, f भी उधर ही y की तरफ ही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0, cos 0 1, तो f डॉट dy करने पर fy dy हो जाता है ना भाई। इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेके 10 तक किया, और ये लो 5y स्क्वायर बाई 2 प्लस 20y, लिमिट लगा दी 0 टू 10। क्या मैं कह सकता हूं 5/2 10 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10 माइनस, जब 0 रखूंगा तो 0 हो जाएंगे सब। तो यहां से सॉल्व करने पर कितना आएगा भाई, 100/2 50, क्या 250 आ गया, प्लस 200 आ गया, इक्वल टू 450 जूल। इतना वर्क होगा, 450 जूल वर्क होगा। ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने पर मुझे समझ में आ रहा है 450 जूल वर्क आंसर है, ठीक है। चलिए, सेमीकंडक्टर पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर में से अब आपको दिया हुआ है कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी जो है ये है, यानी कि ni 1.5 इंटू 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब, है ना। और ये बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर डोप कर दिया, इम्प्योरिटी ऑफ एटम, द होल डेंसिटी इंक्रीजेस, होल डेंसिटी इंक्रीजेस टू 4.5 इंटू 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब। आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितना आसान सवाल, बच्चों वाला सवाल दे दिया। हालांकि ऐसे सवालों को नहीं देना चाहिए, इतने सिंपल सवाल। अरे भाई फॉर्मूला तो लगाना बस, एन आई स्क्वायर बराबर एन ई इंटू एन एच। बोलो क्या सवाल में, कुछ भी नहीं। और एन ई निकालना तो एन आई स्क्वायर, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन एन एच। सोल्व कर लेंगे, कितना भाई 4.5 और ये दे रखा 1.5, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का स्क्वायर
अपॉन 4.5 इंटू 10 की पावर 22। इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1.5 10 की पावर 32, और बेटे ये कितना 4.5 10 की पावर 22। ओके, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के लिए ध्यान दो, ये 3 बार जाएगा, इससे 3 से ये जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 इंटू 10 की पावर कितनी 32 माइनस 22, क्या तो 10 आ गया। 0.5 इंटू 10 की पावर 10, लेकिन क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर 9, इतना लिख सकता हूँ पर मीटर क्यूब। तो यहां से देखा जाए तो यहां क्या आना चाहिए 5 आ जाना चाहिए यहां पर। ओके, चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। क्या बोला कि लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ इतने की बीम लेंथ इस पर डाल दी। ये क्या है, मेटल है ये। इस पर हमने लाइट डाली, लैम्बडा बराबर कितनी 500 नैनोमीटर, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे, क्या इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड में चले गए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, तो क्या इनका पाथ बदलेगा, क्या ये मुड़ेंगे, क्या ये सर्कुलर पाथ में भी जा सकते हैं, क्या ये सर्कुलर पाथ में भी जा सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल सर्कुलर पाथ बन सकता है। सर्कुलर पाथ बनेगा तो रेडियस भी आएगी। उस रेडियस की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, क्या R बराबर mv अपॉन QB होती है ना, QB होती है, और mv को अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB भी लिख सकते हैं। इस सवाल में क्या पूछा, इस सवाल में आपको B पूछा हुआ है, B पूछा हुआ है 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज की वैल्यू E हो गई, चार्ज की वैल्यू E, और बेटे E के बाद ये आ गया यहाँ पर ये तो यहाँ से ये चार्ज की वैल्यू तो लिख लेंगे E, और ये R इधर ले लो, B इधर ले लो, रेडियस ले ली। अच्छा, अब ध्यान रखो कि भाई मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, क्या मुझे काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटे, काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका तो ये था hc अपॉन लैम्बडा और बेटे माइनस वर्क फंक्शन। क्या hc अपॉन लैम्बडा 12470 जीरो की 124, इसको ऐसे लिख लो आप, इसको ये इक्वेशन लगा दो, और ये इक्वेशन लगा करके आप देखोगे ध्यान 124, यहाँ पे देखो hc बाई लैम्बडा k मैक्स निकल जाएगा। ये अपना k मैक्स निकालने के लिए हमने आइंस्टीन की इक्वेशन लगा ली, k मैक्स हो जाएगा 124 अपॉन 500, और ये 1.25। ध्यान देखोगे ये लगभग 2.48 आएगा, लगभग इसको मान सकते हैं 2.5 ही मान लेंगे। अगर लगभग इसको 2.48 को लगभग 2.5 ही मान ले, तो यानी कि इसमें से माइनस करेंगे तो 1.25 बचेगा। ऐसा क्यों लिया, इससे ऐसे लिया ताकि स्क्वायर रूट वगैरह लेने में आसानी हो जाए। तो बेटे यहाँ पर रखेंगे जब हम, तो यहाँ से ये E, ये R और M पता है, K आपको पता लग चुका है, 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर 125 इंटू 10 की पावर -7 का टेस्ला। चाहो तो सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो अगर मैं B की बात करूं तो बेटे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर 31 -31। काइनेटिक एनर्जी लिख दी 1.25 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जूल में कन्वर्ट कर लिया। और बेटे यहाँ पर भी ध्यान दे, नीचे E है, ये E है, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो क्या ये E स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। इस एक वाले से ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा एक E से, है ना। तो सोल्व करेंगे तो ध्यान देना बेटे, इसमें R की वैल्यू दे रखी, R की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, R की वैल्यू दी हुई है कितनी 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। तो यहाँ 0.3 मीटर लगा लो, यानी कि 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 1.25, नीचे बचेगा एक E, यानी कि 1.6 10 की पावर -19। मैं इसको अंदर ले आया रूट के, है ना। तो ये 0.3 इंटू 0.3। अब इसे सोल्व करोगे ना, बड़ा आसान सा काम है। क्या
देखो, क्या इसमें मैं कह सकता हूं कि ये दोनों डेसिमल तो हटा दो इससे, क्या इस ने से नौ उड़ जाएगा। नौ उड़ने के बाद इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ से एक डेसिमल हटाओ, यहाँ आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे 5, 4 से गया ये 4, तो कितना आ गया ये बेटे 125, 5 की पावर 4 यानी कि 25/2 इंटू 10 की पावर कितनी, सोचो 19 ऊपर जाएगा, तो 19 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 12, माइनस के 12, तो यहां से आ गया 12.5, 12 कितनी बचेगी भाई, ऊपर गया -19 और ये आ गया 10 की पावर -12 और 12 से गया तो हमारे पास आ गया ये 12.5 इंटू 10 की पावर कितनी 19 जाएंगे ना, ऊपर बच जाएंगे, तो ये बचेगा 31 में से 19 जा करके 10 के -19, ओके 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और ये अंडर रूट में से निकालना, इसको अंडर रूट में से निकाल लेंगे भाई, है ना, अंडर रूट में से निकालेंगे तो माइनस के 6 आएंगे, और जब इसको लिखेंगे 12.125 10 की पावर 7, 20 की पावर 7, तो कितना जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास -7। तो ध्यान दे 125 इंटू 10 की पावर -7, बिल्कुल सेम आंसर आ गया। ओके ठीक है।